हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं जय बौद्ध, जय भारत और जय मौर्य कहना चाहूँगा। आज है 25 मार्च 2026। आज ही सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जा रही है। तो जो है कि किसी किसी कैलेंडर में 23 मार्च है, किसी कैलेंडर में 24 मार्च है, किसी किसी कैलेंडर में 25 मार्च मतलब बताया जा रहा है या दिखा रहा है ना। तो मैं भी आज ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो आज उनकी जयंती है, तो उनकी जयंती पे एक सोचा वीडियो बनाऊँ के विषय में। सम्राट अशोक का देखिए जन्म लगता है नहीं है 305 ईसा पूर्व माना जाता है। 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनके समय में ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ इतिहास में लिखा रहता है कि उनके पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य, उनको कहीं कहीं अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, कहीं कहीं अमित्र चेष्ट, और किसी ग्रंथ में, जैसे जैन ग्रंथ में उनको सिंहसेन नाम से पुकारा जाता है, सम्राट बिंदुसार मौर्य को, ठीक है। तो उनके इन्हीं नामों से भी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितने महान और कितने बहादुर और कितने कैसे योद्धा रहे होंगे कि उनको इन्हीं नामों से दूसरे राजा संबोधित किया करते थे। उस टाइम के लेखक या जो भी उनके विरोधी थे, इन नामों से उनको जानते थे। अमित्रघात शत्रुओं का नाश करता, सिंहसेन, ठीक है। तो सिंहसेन, अमित्रचेष्ट, बहुत उनके उपनाम थे। उसी तरह उनके लड़के हुए जो सम्राट अशोक महान, 305 ईसा पूर्व में उनका जन्म माना जाता है। वो 269 ईसा पूर्व में उनका राज्याभिषेक हुआ। 269 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठे। उनसे बड़े थे उनके बड़े भाई सुसीम। सुसीम भी बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बहादुर योद्धा थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में बताया जाता है कि प्रजा सुसीम को कम पसंद करके सम्राट अशोक महान को ज़्यादा पसंद करती थी। तो उनकी यदि बात हो रही है तो मैं उनकी एक दो कि ऐसी छोटी मोटी जो कहानियाँ मैं देखा, सुना, जानता या पढ़ा, जहाँ से भी देखा हूँ वो कहना चाहता हूँ। जैसे एक बार कश्मीर में उस समय में विद्रोह हुआ, जनता ने विद्रोह किया। जैसे कहीं कहीं होता है शासन के खिलाफ, वहाँ से प्रजा विद्रोह कर देती है। उससे पहले सम्राट अशोक महान अवंती के राज्यपाल, वहाँ के कि वहाँ पे शासन करने के लिए नियुक्त किए गए थे। अवंती जो आज के डेट में उज्जैन है और मध्य प्रदेश, मध्य उज्जैन और उसके पास में राजस्थान कुछ हिस्सा लेते हुए उसी को अवंती बोला जाता था ना। तो वहाँ के थे। उसके बाद कश्मीर में विद्रोह होने लगा तो वहाँ पर सुसीम को भेजा गया। सुसीम को वहाँ के विद्रोह को शांत करने के लिए सुसीम ने शांत किया। वहाँ का तक्षशिला का सुसीम को बनाया गया था शासन करने के लिए। क्या कहा जाता है वहाँ का राज्यपाल है ना। राज्यपाल राज्यपाल कहने का वहाँ का शासन करने के लिए, जैसे आज की डेट में होता है कि देश के जो हेड हैं, जो देश के देश के देख रेख करने वाले, देश के मुख्य नेता राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री हैं। उसी वैसे ही मगध मुख्य केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशल, कम्बोज, है ना। इसी तरह 16 महाजनपद थे। तो उनमें से एक महाजनपद पे सम्राट अशोक महान को नियुक्त किया गया था, अवंती, और तक्षशिला में नियुक्त किया गया था इनको, सुसीम को।
तो वहाँ पर जब विद्रोह हुआ तो वहाँ की प्रजा मतलब वहाँ के विद्रोह को शांत नहीं करा पाए, वहाँ के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, शांत नहीं करा पाए। तो फिर जब जान गए उनके पिताजी सम्राट बिंदुसार मौर्य, तो फिर वहाँ के प्रजा को शांत करने के लिए, मतलब वहाँ के विद्रोह को शांत करने के लिए, वहाँ कुछ नाम करके था, कोई वहाँ का छोटा मोटा राजा मतलब कुछ करके था, मतलब वही विद्रोह खड़ा करना चाहता था, मतलब सत्ता की सरकार के खिलाफ, है ना, मुख्य सरकार मगध से चलती थी, है ना, उसके खिलाफ मतलब विद्रोह करना चाहता था। उसका दिमाग मेरे मन में चल रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ है। तो ये गए वहाँ पर, तो वहाँ के विद्रोह को शांत किए, जैसे भी बलपूर्वक, या जैसे भी बलपूर्वक, मतलब पहले प्रेम से ही कोई करता है, लेकिन प्रेम से ना हो तो फिर बल तो कर लगाना ही पड़ता है, और राजा हैं तो लगाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर जब शांत किए मतलब वहाँ का विद्रोह, तो जब तक मौर्य शासन था तब तक वो कभी वहाँ पर फिर आवाज़ विद्रोह की नहीं उठी। जब वो शांत किए तो मतलब, तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कितने मतलब अच्छी तरह से कैसे वो शांत किए होंगे कि वहाँ पर दोबारा कोई विद्रोह नहीं हुआ, और वहाँ की जो कुछ जनता थी जो विरोध में नहीं थी वो संतुष्ट भी थी उनके शासन से। फिर ये आए मगध वापस, वहाँ विद्रोह शांत करने के बाद फिर ये सुसीम पे चले गए, इनको कहीं नियुक्त कर दिया गया देखने के लिए, मतलब किसी मतलब महाजनपद में। फिर सम्राट अशोक महान मगध में ही थे, तो उनके पिता की मृत्यु, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु तो नहीं मालूम, लेकिन 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व से और 270-69 ईसा पूर्व तक इनके पिता ही शासन किए, सम्राट बिंदुसार मौर्य। उसके बाद सम्राट अशोक महान को प्रजा चाहती थी राजा बनाना, तो यही बने। मान लीजिए गद्दी के लिए थोड़ा इनके भाइयों में इनकी लड़ाई भी हुई, नरसंहार भी हुआ, रक्तपात भी हुआ, ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी, मुझे भी लगता है। कहीं भी सत्ता संघर्ष की लड़ाई होती है, जैसा सिचुएशन होता है वैसी लड़ाई होती है। तो 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। उसके बाद ये मतलब उस समय समझ लीजिए मौर्य शासन काल, या मतलब मौर्य शासन अपने चरम पे पहुंच गया था इनके शासन में, इनके गद्दी पर बैठने के बाद। इनसे प्रजा भी बहुत खुश थे। फिर एक उस समय कलिंग था, कलिंग जो आज की डेट में उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य, वहीं पे कलिंग था उस, है ना। तो उड़ीसा कुछ आसपास के थोड़ा उस राज्य का क्षेत्र लेते हुए उसे कलिंग बोला जाता था। उस समय कलिंग की आबादी लगभग 7 लाख के करीब बताई जाती है, कहीं 7 लाख, कहीं 7.5 लाख। तो कलिंग के लोग, मतलब कलिंग का एक नियम था, जैसे आज की डेट में इजराइल में है एक नियम, इजराइल में, चीन में, कि जब सरकार और सेना कहीं लड़ाई लड़ रही हो, लास्ट में वो हटने लगती है, मतलब वो कमज़ोर पड़ने लगती है, तो वहाँ के रहने वाले जितने निवासी होते हैं सब सैनिक की ट्रेनिंग लिए होते हैं, और सबको फिर लड़ना होता है देश के लिए, देश के रक्षा के लिए, या देश के स्वाभिमान के लिए। तो उसी तरह कलिंग का नियम था कि कलिंग में यदि कोई आक्रमण, बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करेगा, कलिंग यदि हारेगा, कलिंग यदि कमज़ोर पड़ेगा, तो वहाँ की सारी जनता लड़ाई लड़ेगी, और यहाँ तक कि वहाँ की औरत और आदमी सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो कलिंग मगध की कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था। मगध का मतलब विद्रोह, मतलब कि बर्खास्त करता था, मतलब विद्रोह करता था, मैं नहीं रहूँगा कंट्रोल में, ऐसा वहाँ के जो राजा थे उस टाइम। तो भाई कहीं भी कोई भी मजबूत आदमी हो, मतलब दूसरा राजा यदि कंट्रोल में रहना चाहे, जैसे आज के डेट में है, कोई ऐसा राज्य हो जो अभी चिल्लाने लगे कि नहीं मैं भारत में नहीं रहूँगा, मैं हटूँगा, मैं स्वतंत्र रहूँगा, तो भाई आक्रमण करेगा ना। जैसे कि छोटा सा मैं उदाहरण कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है, चलो मैं कह रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, चाहे हम लोग के अंडर में जो, भारत के अंडर में जो कश्मीर है, ये अपना आवाज़ उठाने लगे कि नहीं मैं स्वतंत्र रहूँगा। आवाज़ उठाता भी है कभी, कुछ लोग उठाते भी हैं, ऐसे कुछ लोग या कुछ नेता, लेकिन नहीं रह पाते हैं। उसी तरह ये कलिंग था, तो यहाँ पर फिर आक्रमण कर दिए सम्राट अशोक महान।
सन 261 ईसा पूर्व में। तो वहाँ पर बहुत रक्तपात हुआ। जितना वर्णन किया जाए उतना मुझे लगता है कम पड़ेगा। वहाँ पर लगभग 1 से 1.5 लाख लोग मार दिए गए और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1.5 से 2 लाख लोग बंदी बना लिए गए। तो वहाँ पर जितनी आबादी थी उसका लगभग 40% लोग तो प्रभावित हो गए और 25 से 30% लोग तो मार दिए गए। 20 से 25% लोग मार दिए गए। तो फिर तो शांत हो गया ही, फिर वो अपना कंट्रोल में आ गया कलिंग। हाँ, और सम्राट अशोक की महानता का मतलब अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि वहाँ पर विजय प्राप्ति के बाद जब ये आए तो ये जो कहानी है कि इतना लोग मारे गए, क्या क्या हुआ, ये सम्राट अशोक महान नहीं लिखवाए। जब मौर्य शासन वहाँ से हटा, जब दूसरे फिर राजा बने वहाँ पे, जब मौर्य शासन तब दूसरे राजा जब वहाँ पर राज करने चले तो वो ये सब कहानी लिखवाए सम्राट अशोक महान के विषय में, कैसे ऐसे यहाँ हुआ था। मगध के एक राजा थे सम्राट अशोक महान, मौर्य राजवंश के तीसरे राजा थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, जो यहाँ पे आक्रमण किए थे। और ये वहाँ के क्या नाम है, उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख में शायद मिलता है, वहाँ के एक राजा थे, वो ये सब कहानियाँ लिखवाए। तो ये महानता ऐसे लगाया जा सकता है अशोक की महानता की कि अपने मतलब कुछ भी करना मतलब उसका वर्णन अपने से नहीं करना कि हुआ ना, दूसरे राजा के मतलब अभिलेख में ऐसा मिलता है इनके विषय में। फिर जब आए वहाँ पर इतना रक्तपात हुआ, रक्तपात होने के बाद वहाँ पर सबको लड़ना था। तो आपको कोई मारने आए तो आप यदि विजय अभियान में निकले हैं तो या तो आप मारें या खुद मरें। तो राजा का भाई काम है अपने विजय में लड़ते हुए मरना, ये नहीं, ठीक है। वहाँ पर मारे गए, वहाँ पर बच्चे बूढ़े औरतें बहुत लोग मारे गए ना। तो सम्राट अशोक महान के अंदर मतलब थोड़ा कौड़ा का भावना होता है। इतना अधिक रक्तपात हुआ कि लास्ट में उनको लगा कि ये उचित नहीं हुआ। जवान लड़के या जवान योद्धा मारे गए वो बात अलग, लेकिन बूढ़े बच्चे औरतें मार दी गई तो ये उनको उचित नहीं लगा। हृदय पिघलने लगा उनको, मतलब जीत तो गए, कंट्रोल में तो आ गया, लेकिन उनको लगा कि मैंने थोड़ा सा मतलब अपना विजय, थोड़ा अपनी बाउंड्री, अपनी क्षेत्र बढ़ाने के लिए मैंने जिनको नहीं मारना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हो गया, वो करना पड़ा। और वहाँ पे करना भाई इनके सेना को, इनको भी मतलब मजबूरी था कि अब जब वो सामने लड़ने आ गए तो फिर क्या करें ना। फिर इनको शांति नहीं मिलती थी, मतलब ये लास्ट में विजय तो हो गए। फिर इनके आसपास जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती थी 16 महाजनपद इनके कंट्रोल में आ गया। इनका लगभग म्यांमार से लेकर के इधर ईरान तुर्की तक इनका शासन, ठीक है। तो मतलब जहाँ तक उस समय में दुनिया की लगभग 33 से 35% GDP भारत की थी और दुनिया की लगभग जितना खोज हुई थी भूमि 33% भूमि पर इनका कब्जा हो गया था उस समय में। हाँ, तो मतलब समझ लीजिए उस समय का इंडिया जो है कि सुपर पावर ही हो गया था। और उस समय में चीन के अंदर इतना डर था कि वो वहाँ के राजा दीवार बनवा रहे थे, सी हुआंगटी कुछ करके थे, चीन का दीवार जो आज भी सब लोग जानते हैं, वो बनवा रहे थे। इतना डर था भारत के राजा से, ठीक है। तो ऐसा मतलब कहानी कांड उनको आसपास के राजाओं को सुनने को मिलता था, तो इनको चैन नहीं मिलता था, शांति नहीं मिलता था। तो इसकी आगे कहानी आप लोग जानते ही हैं, कैसे बौद्ध धर्म ग्रहण किए। उनके भाई के लड़के थे शायद वो न्यग्रोध से ये देखे, न्यग्रोध को कोई दिक्कत नहीं, उनके पिता मारे गए कैसे लड़ाई में सत्ता संघर्ष के लिए, फिर भी उनके लड़के को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। उसको बुलाए, उनसे पूछे कि तुम इतने शांत रहती हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। तो वही बताए बौद्ध धर्म में कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी चीज़ का आस लोभ नहीं। वो ले गए फिर अपने गुरु के पास, उनके गुरु का कुछ नाम करके था, उनसे फिर ये भी दीक्षा लिए। तो फिर लास्ट में इनको बौद्ध धर्म का नियम कानून अच्छा लगा कि ये, फिर लास्ट में धर्म के रास्ते पे निकल गए। फिर ये मतलब फिर शक्ति संघर्ष नहीं, मतलब सत्ता की लालच नहीं, ज़्यादा नहीं, अपना पूरा धन बल सब कुछ लगा दिए। और धन बल सब कुछ लगा देने का
अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपने खुद के लड़के महेंद्र और बेटी संगमित्रा, जो कि विदिशा की राजकुमारी से इनका शादी हुआ था ना, एक सोनार करके उनकी लड़की थी, उन्हीं से मतलब शादी हुई थी इनकी। तो अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजे। जैसे आज ही अमेरिका पूरी दुनिया में जैसे कोई नियम कानून पारित करना चाहता है तो कोई भी छोटे मोटे देश या कोई भी देश बहुत केयरफुली ध्यान देते हैं उसकी बातों को। उसी तरह उस समय में सम्राट अशोक थे, दुनिया मतलब भारत था, मगध था। तो यहाँ से जो नियम गया कि भेजे अपने लड़के लड़की को, खुद राजा अपने लड़का लड़की को भेजे श्रीलंका। तो वहाँ के राजा बहुत ध्यानपूर्वक इनकी बातें सुने और वहाँ पे भी श्रीलंका में भी बहुत मतलब कि तहे दिल से इनका स्वागत हुआ। और वहाँ पर भी यहाँ से पटना से बोधगया से बोधि वृक्ष ले गए थे, वहाँ पर लगाया गया है ना। तो फिर श्रीलंका में प्रचार हुआ बौद्ध धर्म का। तो वहाँ के राजा भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए इनके लड़के लड़कियों के जाने से। और जब जिस देश का राजा जब जिस चीज़ में ज़्यादा मतलब कि जिस चीज़ में जाना चाहता है, वहाँ की कुछ प्रजा भी लगभग 100 नहीं तो लगभग 50 से 60 से 80% तक जाना चाहती है। यदि वो सही रास्ते पर राजा जा रहा है तो जरूर प्रजा जाना चाहती है। उसी तरह वहाँ की श्रीलंका की प्रजा भी मतलब वहाँ शायद सिंघली वंश का शासन था, तो वो भी उसी में हो गया, मतलब बौद्ध धर्म। तो आज भी श्रीलंका जो है बौद्धिस्ट कंट्री है एक प्रकार से। आसपास म्यांमार में भी ना इसी तरह करके मतलब बहुत जगह सम्राट अशोक महान मतलब बौद्ध धर्म का अपने शासनकाल में प्रचार कराए। और यह महान तब तक ही नहीं, मुझे लगता है नहीं कहलाए जब तक ये विजय यात्रा पे थे। लेकिन जब जो बलवान हो, मतलब जो आपसे मतलब आपको जो चाहे कर सकता हो, लेकिन वो बोल रहा है मुझसे कोई मतलब डर नहीं, आप सब लोग उस जगह जगह मतलब इतना लोग कल्याणकारी कामों में मतलब निर्भर हो गए कि सड़कें बनवाना, सड़कों की आरी आरी मतलब किनारे पे फलदार वृक्ष लगवाना, पीपल के, आम के, है ना, जगह जगह सराय मतलब कुआं बनवाना, यहाँ तक कि प्राणियों के मतलब दवा दुआ के लिए चिकित्सालय खुलवाना, ये सब काम सम्राट अशोक महान स्टार्ट कर दिए जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए, बौद्ध धर्म में आए तो इसलिए प्रजा इनको जानने लगी। जिसको प्रजा जानती थी कि मतलब उनके सामने जाना उचित नहीं है, तलवार यदि निकल गई तो फिर गर्दन की माला जो है कि हाँ, आज वो राजा जो है कल्याणकारी कामों पे इतना ध्यान दे रहा है तो महान तो वही कहना, मतलब जनता अपने मतलब उनको महान कहना। फिर देव नाम प्रिय, मतलब देवों का प्रिय, बहुत सारे नामों से इनको संबोधित किया जाने लगा। हाँ, इतने कल्याणकारी कामों में मतलब कि ये लिप्त हो गए। भगवान बुद्ध ने लगभग 84,000 जगह मतलब अपना उद्देश्य दिए थे, है ना, उपदेश दिए थे। तो ये 84,000 उनके मतलब याद में मतलब उसके 84,000 जगह स्तूप बनवाए, बौद्ध विहार कुछ बनवाए, गुफाएं, सुदामा, कर्ज, चौपार, इस तरह कुछ करके ये सब भी दान में दिए, मतलब रहने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के। तीसरी बौद्ध संगीति इन्होंने ही करवाया, है ना। तो इतना मतलब किए कि इनका इतिहास, फिर इनके बाद मौर्य शासन का इतिहास मिटाने के लिए इनके बाद के राजा जरूर कोशिश किए, लेकिन इनका बौद्ध धर्म इतने विदेशों दूर दूर तक फैल गया कि बौद्ध धर्म फैलाने में जिन्होंने काम किया उनका भी तो नाम जाएगा ना। इसीलिए यहाँ से तो इतिहास मिटाने वाले बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर में जो गया था इतिहास था या जो भी, वहाँ तो इनका नाम दिखता था। इसीलिए यहाँ पर जब जेम्स प्रिंसेप आए 1835 इसी तरह कुछ करके सन ईस्वी में, जब खुदाई हुई जगह जगह में, लॉर्ड कनिंघम ना, तो सारनाथ निकला, मतलब जगह जगह पे खुदाई हुई तो मिलने लगा अवशेष। तो वहाँ पे तो वही इतिहास में लिखित भी था कि सम्राट अशोक महान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो मिलाने पे क्लियर हो गया कि नहीं ये काम किए हैं, ये तो कन्फर्म था, लेकिन कहाँ पे उनका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल रहा था। लेकिन खुदाई के बाद ये भी प्रमाण मिल गया कि नहीं सही इतना काम किए। और जगह जगह इनका अवशेष मिलने से ये भी कुछ हद तक निर्धारित हो गया कि इतनी दूरी में इनका शासन था। उस टाइम में लगभग कहा जाता है कि इनका 52 लाख से 55 लाख वर्ग किलोमीटर तक इनका शासन फैला था। और आज की डेट में भारत का जो है मुझे लगता है 32 से 35 लाख वर्ग किलोमीटर है। सोच लीजिए कि
जिस समय वो सिर्फ तलवार मतलब कि अपने शासन के दम पर, राज शासन के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य को स्ट्रिक्ट रखना और दुनिया में प्रथम नंबर पर रखना इतना आसान नहीं है। हाँ, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उनके बारे में मैं व्याख्या कुछ भी करूँ तो मुझे लगता है कि एक तीन के एक समान, मतलब वही सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात हुई कि मैं दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, जितना भी मैं प्रशंसा कर सकूँ और जितना मैं बातें बता सकूँ मुझे लगता है वो कम पड़ेगी। तो यही है, और कुछ ऐसी बातें थी। इनके शासनकाल में भारत का जितना क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल उतनी दूरी तक सीमा, उतने बड़े भूभाग पर जब उनके 1000-2000 साल बाद अंग्रेज का शासन आया या मुग़ल सल्तनत, मुग़ल का शासन आया, वो भी उतने भूभाग को हासिल नहीं कर पाए जितने भूभाग पे इतना इनका शासन था। ठीक है, उनसे कम ही मतलब भूभाग को टच कर पाए। तो जो भी कहा जाए इनकी प्रशंसा में, ये प्रशंसा में क्या, इनकी जो भी व्याख्या की जाए मुझे लगता है शब्द कम पड़े, मतलब कम ही पड़ेंगे। जो भी मैं बोलूँ कम ही होगा, जितना भी व्याख्या कर पाऊँ मतलब कम ही होगा। तो इसी के साथ मैं पटना से लेकर के तक्षशिला तक, हाँ, जो है ईरान तक मान लीजिए लगभग, हाँ, तक्षशिला होते हुए ईरान तक रास्ता इन्होंने बनवाया, कच्ची सड़कें, जिसको उसके बाद उनके लगभग 1500 साल बाद बिहार के शेरशाह सूरी ने फिर उसका पुनर्निर्माण करवाया, मतलब पक्की सड़कों में। हाँ, लेकिन उस टाइम कच्ची सड़कें हुआ करती थी तो इन्होंने बनवाया, उसको किया ना कंप्लीट, और उसके आरी आरी वृक्ष लगवाया, मतलब अपने जीवन को पूरा कल्याणकारी कामों में लगा दिए। तो महान तो कहना भाई वो मतलब, हाँ, इसीलिए दुनिया में महान मेरी नज़र में 3 राजा को कहा जाता है, अलेक्जेंडर, सिकंदर, दूसरा सम्राट अशोक महान, तीसरा अकबर को शायद मुझे लगता है कहा जाता है ना। तो सम्राट अशोक महान को इसी तरह महान नहीं कहा जाता है, और विश्व इतिहास में लिखित है, मैंने भी देखा है, पढ़ा हूँ, मतलब मुझे लगा नहीं, मतलब पढ़ा हूँ, कक्षा 6 या 7 के इतिहास में लिखा है, विश्व इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ मतलब इनके तुलना में जो कि इतना कल्याणकारी काम और इतना जनता के लिए अपनी मतलब कि अपने को मतलब समर्पित करना। उन्होंने कहा मैं सोया रहूं, सैया पे रहूं या कहीं रहूं, जनता मुझसे जब चाहे तब मिल सकती है। ठीक है, हर जगह अपना लेख लिखवाना, जनता मतलब प्रजा अपनी संतान है, प्रजा मेरे संतान के समान है, और अपने संतान के साथ गलत नहीं किया जाता है, उन्हें मारा नहीं जाता है। यहाँ तक कि प्राणियों के लिए चिकित्सालय बनवाना, ठीक है, एक राजा, तो इससे बड़ा कल्याणकारी क्या हो सकता है। हाँ, तो वही बस बोल तो दिया कि इनकी प्रशंसा में जितना बोल सकूं, जितना हो सके, मुझे लग रहा है कि कम पड़े, मुझे लग रहा है कम होगा, वही सूर्य को दीपक दिखाने वाली हाल होगी। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा, बस इसी के साथ अपनी वीडियो का अंत करना चाहूँगा। इसी के साथ जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य, जय सम्राट अशोक महान, जय विश्वविजयी सम्राट अशोक महान, जय यूनिवर्सल किंग अशोका द ग्रेट, जय सम्राट अशोक महान।